Hello everyone. Today we are going to start with a new topic, which is Young's double slit experiment. Right. Today we are going to start about Young double slit experiment. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो ये एक टॉपिक है जो कि हमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है. रीज़न क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये टॉपिक एक ऐसा है जो नीट के पॉइंट ऑफ और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगर आप देखेंगे तो यही टॉपिक में से मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आज हमें बहुत अच्छे से समझना है. क्या होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि हाइजेंस की थ्योरी उस टाइम फेल ज़रूर हो गई थी क्योंकि उस टाइम न्यूटन को बहुत ज़्यादा माना जाता था. तो यही रीज़न था कि हाइजेंस की थ्योरी को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया या फिर कोई बोलने वाला नहीं था, कोई उनके उस बैक वो नहीं था. तो फिर बाद में यंग नाम के एक साइंटिस्ट आए जिनने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है. जिनने उन्हें प्रूव कर दिया, जिस वजह से उन्हें प्रूव कर दिया कि ये जो आपकी लाइट है ये वेव नेचर शो करती है, जो कि न्यूटन ने कहा था कि नहीं वो पार्टिकल नेचर शो करती है. तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे आ गया था. ठीक है. इसको YDSE भी कहा जाता है. ठीक है. तो YDSE बोलते हैं इसको अपनी नॉर्मल बोलचाल में. ठीक है. अब हम बात करेंगे YDSE क्या होता है. तो पहले ये समझिए. तो वापस से अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, तो आपको पहले समझ में आएगा कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं. तो यहाँ पे जो कंडीशन है, ठीक है, जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए इंटरफेरेंस की. मैं आपको बता चुका हूँ कोहेरेंट सोर्सेस. ठीक है. कोहेरेंट सोर्सेस. राइट. तो कोहेरेंट सोर्सेज यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए. मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, वेव और एम्पलीट्यूड ये हम सेम मान लेते हैं. ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ. ठीक है. अब इसका जो सेटअप था वो क्या था जरा ध्यान से समझिए. इसका सेटअप अगर मैं बनाऊँ आपके लिए तो देखिए होता क्या था. यहाँ पे दो स्लिट्स बनाए गए. स्लिट समझते हैं S1 और S2. स्लिट्स का मतलब क्या होता है कि एक पेपर लीजिए और ब्लेड मार दीजिए उसके ऊपर से, तो एक पतला सी ऐसी स्लिट बन जाएगी. बहुत पतली सी स्लिट एमएम्स में रहेगी, वो 10⁻³ mm इस टाइप का है ना. बहुत पतली स्लिट्स होती है. और यहाँ पे मैंने दो सोर्स रखे S1 एंड S2. अब S1 S2 मैंने आपको बताया था कोहेरेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो होता क्या था कि यहाँ पे एक सोर्स S रखा गया जिसे प्राइमरी सोर्स कहते हैं. ठीक है. अब इससे जो वेव निकल के जाएगी, ठीक है, अब यहां से देखेंगे सिर्फ दो ही स्लिट्स है, स्लिट नंबर 1 S1 और S2. राइट. अब होगा क्या कि यहां से जो वेव निकल के जाएगी ऐसे, ठीक है, तो बाकी तो ब्लॉक हो जाएगी, सिर्फ S1 S2 से ही निकलेंगी. ऐसे S1 S2 से ही आपकी निकलेंगी. और फिर इंटरफेरेंस होगा और स्क्रीन पे आपको कुछ पैटर्न नजर आने वाला है. ठीक है. वही पैटर्न हम देखने वाले हैं. क्या पैटर्न नजर आया और कैसे आपने देखिए जुगाड़ से काम किया. यहाँ पे आपके पास S1 S2 कोई सोर्स थे ही नहीं. आपके पास क्या सोर्स था? S था. लेकिन आपने उसके जस्ट आगे एक शीट रख दी जिसमें दो स्लिट्स बना दिए. अब S1 S2 आपको लगेगा, अगर आप यहां से नोटिस करेंगे, ठीक है, अगर आप यहां से नोटिस करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि जो S1 S2 ये दो अलग अलग सोर्सेज हैं और डेफिनेटली ये एक ही सोर्स से आ रहे हैं, तो इनका कोहेरेंट तो होना तय है. मतलब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. ठीक है. तो ये कोहेरेंट है. ठीक है. कोहेरेंट सोर्सेज है तो इंटरफेरेंस होगा, ये बात तो तय हो गई. ठीक है. अब हम नोटिस करेंगे, अगर हम वापस से डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं. ये देखिए ऐसी सिचुएशन है. ठीक है. अब ध्यान समझिए. ये आपका S1 है, ये आपका S2 है. दो सोर्सेस थे आपके. ठीक है. इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल d हम मान लेते हैं. राइट. और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है स्क्रीन, ये स्क्रीन और सोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल D मानते हैं. जनरल आपके टर्म्स है ये. ठीक है. डिनोशन है ये. ठीक है. अब आप देखिए, मैं आपको एक पॉइंट बना के बताता हूं. जैसे एक पॉइंट मैंने यहां पे लिया है. ठीक है. पॉइंट A. राइट. अब आप पॉइंट A को अगर नोटिस करेंगे तो पॉइंट A को अगर हम देखें तो यहां से S1 से जो रे जाएगी वो ऐसी जाएगी और S2 से भी रे जाएगी वो ऐसी जाएगी. राइट. तो आप देख सकते हैं कि दोनों के डिस्टेंस सेम है. S1A और S2A सेम है. ठीक है. तो S1A और S2A अगर सेम है तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पर डेल्टा x आपका 0 हो जाएगा, पाथ डिफरेंस. ठीक है. और डेल्टा फाई भी उस वजह से आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. मतलब यहां पे दोनों रेस साइमल्टेनियसली पहुंचेंगी और सेम टाइम पे पहुंचेगी क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है. लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट P बना लेता हूं. ठीक है. अब आपने पॉइंट P बनाया है तो अब देखिए क्या होगा. ये S1P तो ऐसा जाएगा, मतलब ये S1P एक रे ऐसी गई और S2P देखिए ऐसी गई और मिली आपको P पे ही. राइट. तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि S2P इस बार बड़ा है. ठीक है. S2P आपका क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है.
एज कम्पेयर टू S1P। और ये पता है क्या होता है, ये जो डी डिस्टेंस होता है ना, ये अगर देखा जाए तो ये कैपिटल डी से बहुत छोटा रहता है। मतलब आप इसके जितने भी डेटाज देखेंगे वो सब में रहेंगे, स्मॉल डी के। तो इनके सारे डेटाज आपके में रहेंगे, और जो डी आपको दिया जाएगा वो मीटर में दिया जाएगा। तो को आप मीटर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप उसको हटा सकते हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब इसी चीज़ को अगर मैं नोटिस करूँ कि S1P और S2P में कुछ डिफरेंस हुआ है, जिसे हमने क्या बोला है, पाथ डिफरेंस, जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसको बोलते हैं हम पाथ डिफरेंस। आइए बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा एक्स निकालने की कोशिश करूँ तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P, है ना। तो ये आपका हो जाएगा पाथ डिफरेंस। अगर इसको मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझिए। इसको हम निकालते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मैंने यहाँ से P का डिस्टेंस जो है वो y मान लिया, राइट। और ये देख सकते हैं ये d/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला आपका क्या हो जाएगा, d/2, और ये डिस्टेंस भी देखिए आधा हो जाएगा d/2, है ना। तो आप देखिए S2P और S1P अगर मैं अलग अलग निकालूँ तो देखिए S2P की वैल्यू क्या आ जाएगी। पहले मैं S2P निकालना चाहूँगा, तो आपको देखना पड़ेगा, ये पाइथागोरस से आएगा, ठीक है। S2P आप देखिए, ये देखिए यहाँ से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ से भी मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप कौन सा ट्रायंगल मानिए S2P के लिए, M और इसको N ले लेता हूँ, है ना। तो आप देख सकते हैं S2P, तो ये जो ट्रायंगल अगर मैं लेता हूँ, कौन सा ट्रायंगल लेना है, S2PM, ये ट्रायंगल लीजिए। तो आप देख सकते हैं जो S2P है वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। जो आपका S2P है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस आपका D है, S2M, है ना। तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा S2P, D का स्क्वायर प्लस, और ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2, तो y प्लस d/2 हो जाएगा। तो आपका ये S2P आ गया, राइट। सिमिलरली आप S1P अगर निकालते हैं तो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, S1NP। तो यहां पे लिख देता हूं S1NP, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, d² अगेन प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर। अगर आप इसकी वैल्यू डेल्टा एक्स की जगह लिखते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा। तो S2P की जगह आप लिख दीजिए d² प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर माइनस S1P की जगह लिख लीजिए d² प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर। ये आपका डेल्टा एक्स आ गया। ये फॉर्मूला दुनिया के हर केस के लिए वैलिड है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, इसको आप सॉल्व करके बता दीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है सॉल्व करना। आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़, अगर आप इसको सॉल्व करने पे जाएंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ये हम अवॉइड करते हैं, हम अवॉइड नहीं करते, हालांकि हमें जो डेटा दिया जाता है वो इसी हिसाब से दिया जाता है कि इसको यूज़ करना कभी ना पड़े, ठीक है। तो अब क्या, अब हम ये सोचते हैं कि साहब ये तो हमें यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है, इट इज़ वेरी नॉट ईजी टू यूज़। तो उसको लिख देते नॉट ईजी टू यूज़, है ना। तो नॉट ईजी टू यूज़, फिर क्या इसकी जुगाड़। तो फिर हमने क्या सोचा कि भाई अगर हम इसको और अलग नज़र से देखें कि जो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये D जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू M, तो इसी का हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। अगर आप ऐसा मान लें कि ये D डिस्टेंस जो है वो काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल D, ये देखिए यहाँ पे, तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि ये रे ऑलमोस्ट पैरेलली जा रही हैं। आपको ये रे पैरेलली ही नज़र आएंगी, क्योंकि ये तो अभी आपको पैरेलल नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर मान लो ये डिस्टेंस बहुत दूर होता, ये वाली स्क्रीन जो है आपकी स्क्रीन में आपको बोल रहा हूँ, अगर बहुत दूर होती तो ये आपको ऑलमोस्ट पैरेलल नज़र आती। तो डेल्टा एक्स निकालने का तरीका क्या, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे हम ये, और यही आपका डेल्टा एक्स होता था, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए, अगर ये एंगल मैं आपको थीटा ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से सेंटर से एक और लाइन खींचता हूँ इस पर, और ये पॉइंट आपका P है, तो अगर ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं ये अगर D है, ठीक है, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा आपका, तो आप देख सकते हैं ये D है, तो ये D cos थीटा हो जाएगा, और ये डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो कितना हो गया, D sin थीटा। ट्रायंगल लगा लीजिए या फिर रिजॉल्व कर लीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये D sin थीटा हो गया आपका। अब आप देखिए डेल्टा एक्स कितना छोटा आ गया, ठीक है। डेल्टा एक्स आपका देखो D sin थीटा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब यही आपका S2P और S1P है। तो डेल्टा एक्स में इसलिए आप फोकस कर रहा हूं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपका डेल्टा एक्स रहा n लैम्डा के बराबर, तो मैंने आपको क्या बताया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आपका अगर डेल्टा एक्स कितना हो गया 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी कि हमें एक बार अगर डेल्टा एक्स पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, फिर हम उसको एक बार एन लैम्डा से इक्वेट कर देंगे तो हमें वो पोजीशन पता चल जाएंगी जहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा, और 2n+1 लैम्डा बाई 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, राइट। तो ये हमने चीजें यहाँ पे देखी। अब सुनो, ये भी फॉर्मूला तब वैलिड है जब आपका एंगल बड़ा हो, एंगल इज नॉट वेरी स्मॉल, ठीक है। मतलब 10 डिग्री से ऊपर ले लो या 5 डिग्री से ऊपर ले लो, मैं तो टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। 20, 30, 40, 45 जो भी डिग्री आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, अगर उस हिसाब का रहा तो आप ये यूज करोगे, ठीक है, डायरेक्टली आपका डेल्टा एक्स निकल आएगा। अब इसमें और क्या मॉडिफिकेशन है, एक मॉडिफिकेशन में अगर इसमें ये कर दूं कि थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर मैं क्या बोल दूं थीटा इज वेरी स्मॉल, फिर क्या होगा, तो आपको पता है साइन थीटा को आप थीटा ले लेंगे और थीटा को आप टेन थीटा भी मान सकते हैं। अब यहां पे कहानी चेंज हो जाती है, जब आपने डेल्टा एक्स को निकालना है जब आपको, और आपने थीटा को स्मॉल मान लिया, तो साइन थीटा और टेन थीटा में कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। जो हमारा 99% आप कह लीजिए नीट में और 90% जेई मेन एडवांस में यही सवाल पूछा जाता है, ठीक है जी, कि थीटा स्मॉल है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा थीटा स्मॉल हो जरूरी नहीं है, तुम्हें पता करना पड़ेगा कि थीटा कब स्मॉल होगा। उसके लिए भी मैं बताऊंगा थीटा कब आपका स्मॉल रहने वाला है। लेकिन अभी के लिए आप ये सोचिए कि अगर आपको थीटा स्मॉल कर दिया जाए, क्योंकि अभी मैथमेटिक्स समझना जरूरी है, कि अगर मान लीजिए थीटा आपका बहुत छोटा रहा, फिर क्या, तो डेल्टा एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, डी टेन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा एक्स को अगर मैं डी टेन थीटा लिखता हूं, तो टेन थीटा आप इस वाले डायग्राम से बनाएं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये डिस्टेंस आपका डी हो जाएगा और ये डिस्टेंस आपका वाई था, तो बताइए कितना हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लगा सकते हैं, तो अपोजिट क्या है आपका वाई बाय कैपिटल डी, डी वाई बाई डी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जब डिफरेंशिएशन करें तो डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन ये वो नहीं है। वाई आपकी क्या पोजीशन है, ठीक है, कहां से, इस सेंटर पॉइंट से, इन दोनों के ध्यान रखना, ये जो वाई आपने लिया है ना, ये सेंटर पॉइंट से लिया है, किसके, दोनों स्लिट्स के। ये आपका S1 था मान लीजिए और ये आपका S2 था, तो सेंटर से आपने डिस्टेंस लिया है ये वाले से, ये वाई होता है आपका, ठीक है। कोई भी एक भी स्लिट से नहीं होता, ये दोनों के सेंटर से होता है, राइट। तो ये हमारा रिजल्ट आया जो कि आप 99% केसेस में अभी तक यूज करते आए हो। इसके अलावा आपको दुनिया नहीं पता थी कि क्या होता है। यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो यहीं से पढ़ाया जाता है कि भाई ये फॉर्मूला है, इसको एक बार कंस्ट्रक्टिव के लिए कर दो डिस्ट्रक्ट। लेकिन अगर आपको ये चीज में फंसा सकते हैं वो, ठीक है, हम इसका क्वेश्चन भी देखेंगे एक बार कि किस में आपको फंसा सकते हैं और कब आपको पता चलेगा कब क्या यूज करना है। तो अगर मैं नीट वालों के बारे में बात करूं तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनके लिए हमेशा इसी क्वेश्चन पे सवाल आएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर वो अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा वाला कंसेप्ट यूज हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं, राइट। तो हमने बात की, अब जैसे डेल्टा एक्स को आप एन लैम्डा यूज करेंगे, ठीक है। आइए अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात कर लें। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हम बात कर लेते, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में मैंने क्या बताया, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या है आपका एन लैम्डा है, राइट। और डेल्टा एक्स का वैल्यू आपने अभी क्या निकाला है, डी वाई बाई डी, इसको आप एन लैम्डा कर देंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसको डी टेन थीटा को आप एन लैम्डा के बराबर कर देंगे, ये भी आप कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, है ना। ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या इसको बोलते हैं फॉर मैक्सिमा, फॉर आपका ये मैक्सिमा रहेगा, ठीक है। और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2, और ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों चीजें तब वैलिड है जब आपका थीटा स्मॉल हो, ठीक है। और वैलिडेशन क्या है इसका, वैलिडेशन के बारे में अगर मैं बोलूं कि आपका थीटा स्मॉल होना चाहिए, थीटा स्मॉल भी होना चाहिए, और दूसरी चीज जो है, जो डी है वो कैपिटल डी से छोटा होना चाहिए। ये दोनों चीज वैलिड होगी तभी आप इसको यहां पे फर्दर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हम और देखते हैं, ठीक है। अब थीटा का स्मॉल है कि वो कैसे पता चलेगा,
ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। अगर मैं टेन थीटा लिखता हूँ इस वाले से, अगर मैं टेन थीटा लिखता हूँ तो बोलिए टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बाय डी, है ना। तो देखिए एन तो आपको यही बोला, वन टू फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, एन वन टू थ्री, ऐसी कुछ इंटीजर होगा, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए अगर आपका जो लैम्डा है वो स्मॉल डी से काफ़ी कम रहा तो आपका थीटा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे वैलिड है, जैसे लैम्डा आप देख सकते हैं, अगर आप यूजुअली जो यूज़ करोगे लाइट, वो आपकी रहने वाली है जो आपकी विजिबल रीजन की रहेगी। विजिबल रीजन मतलब आपका 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये रेंज रहती है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये विजिबल रहता है, ठीक है। अब विजिबल रेंज को तभी आप देख पाओगे, जो देख नहीं पाओगे, अब तुम बोलोगे माइक्रोवेव में करा देते हैं, एक्सरे में, जो देख ही नहीं पाओगे तो उसमें इंटरफेरेंस आप कैसे पता कर पाओगे, तो हम विजिबल रेंज में देखते हैं। तो ये वैल्यू अगर आप एमएम के कंपैरिजन में देखेंगे तो काफ़ी छोटी है, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादातर 99% केस में ऐसा बोल देते हैं कि नहीं भाई ये यूज़ में आ जाएगा, ठीक है। वेवलेंथ आपकी यूजुअली हम विजिबल ही लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा काम बन जाता है, हम ये वाली चीज़ जो है वो अपने मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वन एम एम देखोगे, अगर मैं वन एम एम का अगर मैं स्लिट लेता हूँ तो ये वाली वैल्यू इससे तो काफ़ी बड़ी है, ये नैनोमीटर में, ये एम एम में है, तो एम एम तो बहुत बड़ा हो गया ना नैनोमीटर से, तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ आपको बताएगी कि वेदर योर एंगल इज स्मॉल और नॉट, ठीक है। तो ये ज़रूर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपकी जैसे फॉर एग्जांपल हाफ एम एम दे दी जाए या √3/2 mm दे दी जाए तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी उसके लिए, राइट। वो भी हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये समय ये पता चला कि आपका जो एंगल है वो छोटा है कि नहीं है, राइट। अब ये और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वापस से अगर मैं देखूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस CI लिख देता हूं अभी के लिए, ठीक है। तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे कैसे मिलेगा उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा dy/d इज एन लैम्डा, तो आपको y निकालना है, मान लो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन लैम्डा d/d। अब n की वैल्यू अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो आप देखिए आपको कहाँ कहाँ मैक्सिमा मिलेगा, सबसे पहले 0 पे मिलेगा, 0 मतलब सेंटर पे मैक्सिमा मिलेगा, फिर लैम्डा d/d, 2 लैम्डा d/d, ये वैल्यूज आप याद करते चलिए यहाँ पे, 3 लैम्डा d/d एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ये जो 0 वाला है इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। देखो पोजीशन है ये कि कहाँ से और कहाँ से मेजर किया आपको भी पता है। अगर मैं आपको वापस दूसरी पहली स्लाइड में ले जाऊँ तो देखिए आपने y जो मेजर किया वो यहाँ से मेजर किया है, तो y0 मतलब A पॉइंट पे आ गए हो आप, अगर आप देखो ध्यान से, है ना। तो आप देखिए अगर ओके, तो इसको जो बोलेंगे 0 वाला ये हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा। ये ध्यान रखिएगा, लोग कभी कभार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि फर्स्ट मैक्सिमा मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, नहीं ऐसा नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा अलग रहेगा, फर्स्ट मैक्सिमा अलग रहेगा। ये होगा आपका सेकंड मैक्सिमा, राइट, ये आपका सेकंड मैक्सिमा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थर्ड मैक्सिमा, राइट, एंड सो ऑन। ये आपके ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें तो ये आपको देखो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, ये सब मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद भी रखना है। आइए अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करें, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या कंडीशन हो जाएगी, तो DI लिख देता हूँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आपका क्या था, dy/d शुड बी इक्वल्स टू 2n+1 इंटू λ/2। तो यहाँ से y का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 2n+1 λd/2d, ऐसा आ जाएगा, राइट। अब n का वैल्यू यहाँ पे भी आप 0 से स्टार्ट कर दीजिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो n का वैल्यू 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा y का वैल्यू, तो λd/2d, कॉमा, ठीक है। अब 1 डाल दो, तो 1 डालोगे तो 2 + 1 3/2 λd/d, फिर आएगा 5/2 λd/d, है ना। अब ये आ गया आपका y, मतलब ये जो आप एंड सो ऑन चलता जाएगा, 7/2 9/2 ऐसे करते चलता जाएगा, है ना, ऑड नंबर्स में आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट मिनिमा हो गया, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट मिनिमा। ये आपका हो जाएगा सेकंड मिनिमा, ये आपका हो गया थर्ड मिनिमा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको देख के या 5 को देख के नहीं बोल सकते फिफ्थ मिनिमा है, नहीं, ये थर्ड मिनिमा है। तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कौन सा मिनिमा कौन सा वाला है, राइट। तो एंड सो ऑन आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मिनिमा मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा। अब देखो इसमें सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अब आपसे बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा,
और थर्ड मिनिमा के बीच की दूरी बताओ, के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो आप बता लोगे आराम से। करना क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू आपकी क्या होती थी, देखिए इधर। तो फर्स्ट मैक्सिमा आपका क्या होता था, लैम्डा डी बाई डी, है ना। तो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस थर्ड मिनिमा आपका क्या है, 5/2 लैम्डा डी बाय डी। तो ये डिस्टेंस आ गया आपका, x मान लो इसको। तो देखिए ये डायरेक्टली इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। और आप यकीन माने लैम्डा कैपिटल डी और स्मॉल डी तो आपको हमेशा गिवन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो पहले टाइप का सवाल तो ये आ जाता है जो थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको एक बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपको सिचुएशन ऐसी दे दी जाए कि अगर आपको लैम्डा मैंने दे दिया √3/2 mm, डी का वैल्यू मैंने आपको दे दिया है से 1 mm ले लो आप, 1/2 mm ले लो। ठीक है, स्मॉल डी का वैल्यू और कैपिटल डी का वैल्यू आप ले लो 1 मीटर, ऐसा कुछ ये डेटा हम ले सकते हैं, राइट। तो ये डेटा अगर मैं लेता हूं तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे। अब आप चेक करो कि लैम्डा और डी बहुत ज़्यादा डिफरेंस में नहीं है, तो आप डी टेन थीटा वाला चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। रेदर आपको डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स डी साइन थीटा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स आपका जो रहने वाला है, अगर आप डेल्टा एक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डी साइन थीटा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है आपका, अगर आप देखें हमने अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली होगी तो यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा एक्स को आप यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी हो सकता है आपका, और ये एन लैम्डा के बराबर आपको करना है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स को आप लिख सकते हैं, अब आप देखिए डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी का वैल्यू है आपका 1/2 mm, है ना, और यहाँ पे आपका साइन थीटा रहेगा। ठीक है, अब आपको अगर फर्स्ट, अब इसमें कंडीशन क्या है बोलिए कि साहब आपका फर्स्ट मैक्सिमा के लिए बताइए। तो यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट मैक्सिमा देखेंगे हम, क्योंकि अभी कुछ यहाँ पे बताया नहीं है। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा हो जाएगी, मतलब लैम्डा, है ना। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, एन लैम्डा, और एन की वैल्यू कितनी 1। तो 1/2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 1 लैम्डा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, और डी का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 1 लैम्डा आपको दिया हुआ है, और लैम्डा की वैल्यू आपको √3/2 दी हुई है ना। तो ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें हम। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा टाइडी हो गया, अनटाइडी हो गया है, लेकिन ठीक है। 1/2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा √3/2। ठीक है, या आप 1/4 ले लीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसकी √3/4 ले लीजिए mm इसकी वैल्यू, है ना। तो अब देखिए ये ऐसा कुछ हो जाएगा √3/4, है ना। तो आप देख सकते हैं ये 2 से ये 2 जाएगा, तो आपका साइन थीटा यहाँ से देखिए कितना आ गया √3/2, मतलब थीटा आपका देखिए 60 डिग्री आ गया, जो कि छोटी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा ना कि आप डी साइन थीटा यूज़ करोगे कि डी टेन थीटा यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है डी साइन थीटा। तो एक बार थीटा पता चल गया तो आप टेन थीटा भी निकाल सकते हो, है ना। तो अगर आप टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो टेन थीटा का वैल्यू होता है वाई बाय कैपिटल डी। ठीक है, तो टेन 60 आपको कितना मिल जाएगा √3 इंटू डी इज इक्वल्स टू वाई। तो y का वैल्यू, d का वैल्यू आपको 1 मीटर दिया ही हुआ है, तो देखिए y का वैल्यू आपको मिल गया √3 मीटर। ठीक है, तो ये आपको ऐसे मिल जाएगा। तो ये एक स्पेशल केस है जब थीटा बड़ा था, तो आपको d साइन थीटा यूज करना है, रेदर आपको d टेन थीटा। तो नीट वाले लोग थोड़े खुश हो जाएं, उनको ये क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो। ठीक है, तो हुआ क्या, अब देखिए। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें समझ में आया। देखिए अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अगर मैं बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव है, तो क्या होगा, आपको वो पोर्शन ब्राइट नजर आएगा, ब्राइट मतलब वहां पे लाइट नजर आएगी। और अगर डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव है तो वो आपको डार्क नजर आएगा। तो ऐसा ही हुआ था एक्चुअली। वापस से अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपके लिए, ये S1 था और ये S2 था। तो जो मुझे स्क्रीन में मिला था, मान लो स्क्रीन ऐसी मैंने बना दी है कि आपको दिखे, तो क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रिंजेस बने हुए नजर आए थे। ठीक है, ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट। ठीक है, तो अगर मैं ब्लैक वाले को डार्क बोल देता हूँ, ये ब्लैक वाला डार्क हो गया, ये ब्लैक वाला डार्क हो गया, ये डार्क हो गया। ठीक है, तो ये देखिए डार्क डार्क, ये भी डार्क और ये भी डार्क, तो बीच वाले ब्राइट हो जाएंगे।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेंटर में आपको सबसे ज़्यादा ब्राइट मिलेगा, इसको जो बोला जाएगा इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोला जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगा, फिर आपका ये वाला सेकंड मैक्सिमा आ जाएगा, एंड सो ऑन। और नीचे भी वही चीज़ होगी, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा, अगेन ये भी फर्स्ट मैक्सिमा ही रहेगा, ऐसा मत सोचिए कि ये ही रहेगा, ये आपका सेकंड मैक्सिमा। अब इसके बीच में अगर मैं देखूंगा तो मिनिमा आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं डार्क वाले का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई सेंट्रल मिनिमा नहीं होता है, सेंट्रल मैक्सिमा ही होता है। तो ये आपका फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा, ये भी आपका फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा, ये आपका सेकंड मिनिमा, और ये भी आपका सेकंड मिनिमा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन चलती जाएगी, मतलब जहां पे डार्क है वहां पे जरूर मिनिमा रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, जहां पे आपका ब्राइट रहा होगा वहां जरूर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहा होगा, वहां पे मैक्सिमा रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने अभी तक की बेसिक बात करी। ठीक है, तो अब एक चीज आपने अगर रे ऑप्टिक्स में पढ़ी होगी तो रे ऑप्टिक्स में आप देख सकते हैं कि देखो आंखों की भी एक क्षमता होती है। ठीक है, आंखों की एक क्षमता होती है कि वो एक पर्टिकुलर एंगल तक देख सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं वो एंगल कितना होता है, ठीक है, यूजुअली वो 1 मिनट होता है ना, कि उससे कम एंगल होगा तो सबटेंड नहीं कर पाएगी आपकी आंखों में, तो आप कोई भी चीज़ को देख नहीं पाओगे। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको आप देख क्यों नहीं पाते, क्योंकि वो आपके आंखों में जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना, वो शायद 1 मिनट से कम ही कर रहा है, राइट। तो अगर देखिए ध्यान से, ये सिचुएशन ली है मैंने। ठीक है, अभी सिचुएशन में मैंने क्या किया, मान लो अगर ऐसा हो जाए कि ये और ऐसा बना दिया मैंने। ठीक है, ये एंगल मान लो थीटा है। ठीक है, और ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है और ये फर्स्ट मैक्सिमा है, और मान लीजिए ये दोनों इतने पास है कि आपको बीच का मिनिमा ही नहीं दिख रहा। ठीक है, तो फिर आप बता ही नहीं पाओगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो ये एंगल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एंगल जो होता है, ठीक है, अगर आप निकालेंगे तो ये जो एंगल अगर आप tan थीटा से निकालते हैं तो थीटा का वैल्यू आता है लैम्डा बाय डी। ठीक है, अब ये एंगल बेसिकली आया कैसे, तो इसके लिए मैं पहले आपके लिए डिफाइन करता हूं, जिसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और ये कैसे वैल्यू है ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको अभी हम मिटा देते हैं क्योंकि ये एंगल जानना जरूरी था एक्चुअली। तो उसके लिए पहले मैं फ्रिंज विड्थ आपको बता देता हूँ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, समझे ऐसे। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है कि अब आप यहां से समझिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क और 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, तो अब क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या 2 कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा जो रहेगा वही आपका फ्रिंज विड्थ रहता है। मतलब आप अगर एक ये मैक्सिमा पकड़ रहे हो, जैसे फ्रिंज है आपकी, बहुत ध्यान समझना, ये जैसे फ्रिंज है तो इसमें एक बीच वाली जो पतली लाइन होगी ना वो आपका मैक्सिमा रहेगा, और दूसरा मैक्सिमा मान लीजिए आपका ऐसा है, तो ये जो बीच वाली लाइन रहेगी ये सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेटेड रहेगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे डार्कनेस बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे आके जो डार्क वाला पोर्शन है ये डार्क है, ये ब्राइट है और ये डार्क है। तो जैसे जैसे आप डार्क की तरफ बढ़ते, सॉरी ये ब्राइट हो जाएगा ये, राइट। तो जैसे जैसे आप डार्क की तरफ बढ़ते जाओगे ना, एकदम से इंटेंसिटी कम नहीं होती, धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऐसा होता है। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं देखूं तो उसको हम बीटा से डिनोट करेंगे, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन, या तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बोल दो या 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क बोलो, तो दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर सेम ही आने वाला। तो बीटा का जो वैल्यू आता है बेसिकली वो आता है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। कैसे आएगा, आपको पता है कितने कितने मैक्सिमा है, ये देखो, ये आपने लिखा है, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, इन दोनों को माइनस करो, देखो वही आएगा। ठीक है, चाहे आप मैक्सिमा के लिए कर लो चाहे आप मिनिमा के लिए कर लो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, योर फ्रिंज विड्थ। अब अगर मैं बीटा बाय कैपिटल डी अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो ये आपका एंगल ये वाला सबटेंडेड हो जाता है। ठीक है, मतलब ये रेशियो है इसका, जो कि यहां से अगर आप देखें तो लैम्डा बाई डी होता है। तो ये एंगल एक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में जो डिस्टेंस दिखना भी तो चाहिए ना, कि बीच का मिनिमा तो गायब ही हो गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा पैटर्न्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो ये एंगल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम इसलिए बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोल देते हैं, एंगुलर फ्रिंज बोल दीजिए आप, है ना, एंगल के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो एक ये फॉर्मूला हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है।
राइट। चलिए अब आपको कुछ जनरलाइज टर्म मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो आपने लास्ट लेक्चर में भी देखे होंगे। जैसे आपको ए नेट निकालना हो, ए नेट निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, राइट। वेयर डेल्टा फाई या फाई आप बोल सकते हैं ये होता है आपका फेज डिफरेंस। क्या होता है ये, फेज डिफरेंस, है ना। और डेल्टा फाई बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय कैपिटल टी। ये रिलेशन भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ, ये भी रिलेशन यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। अगर दो अलग अलग इंटेंसिटीज रहें तो आई नेट का वैल्यू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई या कॉस डेल्टा फाई, ठीक है। ये आई नेट की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और अगर आपका आई नेट निकालना है इन केस आपका I1 और I2 I के बराबर है, तो आई नेट का पहला वैल्यू तो आपका, अगर आपने याद हो, ये बताया था मैंने, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 होता है। एक तो ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू अब देख सकते हैं इसमें, अगर I1 I2 के बराबर है तो यहाँ पे I मैक्स और I मिनिमम का भी एक आता है। तो I मैक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, और I मिन जो होता है ये भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, राइट। तो अगर I1 I2 अगर आप सेम ले लेंगे तो आप देख सकते हैं जो I मैक्स आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं I प्लस I, ठीक है, 2I, और ये भी प्लस 2I, 4I के आसपास हो जाएगा, और ये आपको जीरो मिल जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, और माइनस हो जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा, राइट। तो मिनिमम इंटेंसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब कभी कभार आपको आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो पूछा जाता है, ये कभी नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आई मैक्स बताओ आई मिनिमम बताओ। तो कुछ नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखो I1 I2 सेम रहेंगे तो जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो आपको वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट मत बोल देना, ठीक है। तो ये रेशियो जितना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको फ्रिंजेस अच्छे से दिखेंगे, ठीक है, इसलिए ये निकाला जाता है, ठीक है। द मोर द रेशियो, द मोर आई मैक्स बाय आई मिनिमम वैल्यू इज, ठीक है, तो यू विल सी या फिर यू विल सी फ्रिंजेस प्रॉपरली, ठीक है, जितना ज़्यादा ये वैल्यू होगी, तो इसलिए निकाला जाता है। इसके पीछे रीज़न भी है, यही नहीं सिर्फ क्वेश्चन दिया है तो निकाल लिया, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना ज़्यादा आपको फ्रिंजेस देखने को मिलने वाला है। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारे इसमें जो अभी हमने बात करी, ठीक है, ये अभी तक का मैंने बेसिक बताया आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। तो बेसिक हमें पकड़ के चलना है, क्योंकि अगर आप बेसिक पकड़ के चलेंगे डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये स्क्रीन है, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल मैक्सिमा आने वाला है, ठीक है। ये आपका फिर आएगा फर्स्ट मिनिमा आएगा, अब थोड़ा सा इसको समझनी, फर्स्ट मिनिमा, फिर आएगा आपका फर्स्ट मैक्सिमा, फिर आएगा आपका सेकंड मिनिमा, ठीक है, फिर सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन, ऐसा आएगा, ठीक है। नीचे भी वही चलता जाएगा, फर्स्ट मिनिमा, राइट, सेकंड मिनिमा, सॉरी फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, फिर आपका फर्स्ट मैक्सिमा एंड सो ऑन, ऐसा करके आता रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमा में अगर मैं डेल्टा एक्स के बारे में बात करूं तो वो जीरो रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वही वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, और ये चीज़ नीचे भी है, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। अगर आप डेल्टा एक्स जीरो है तो डेल्टा फाई अगर आप निकालेंगे अपने रिलेशन से, तो डेल्टा फाई भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आपका पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जहाँ यहाँ जो वैल्यू वही आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपका ये वैल्यू हो गई। सिमिलरली अगर मैं इंटेंसिटी के बारे में बात करूँ तो इंटेंसिटी आप देखेंगे यहाँ पे 4i रहने वाली है जो सबसे ज़्यादा थी, फिर 0, फिर 4i, फिर 0, फिर 4i।
तो देखिए इंटेंसिटी 4i किस पे थी, मैक्सिमा पे थी, और मिनिमा पे वही चीज़ जीरो हो गई। मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमा रहेंगे ना जितने भी, तो वो एकदम इक्वली चमकदार रहेंगे, राइट, इक्वली चमकदार रहने वाले, मतलब उनकी इंटेंसिटी सेम रहने वाली। तो ये चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ से, है ना। ओके, तो दैट वाज अ बेसिक। और एक कंसेप्ट अगर इसमें और मैं आपको बोलूं कि अगर आपने पूरा अरेंजमेंट, इफ द होल द अरेंजमेंट इज इंसर्टेड इन द लिक्विड, कोई भी लिक्विड के अंदर आपने पूरा अरेंजमेंट डिप कर दिया, तो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो क्या होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जितने भी पुराने आपके फॉर्मूले थे, ठीक है, जितने भी आपके पुराने फॉर्मूले हैं उसमें आप लैम्डा को रिप्लेस बस लैम्डा बाय म्यू से कर देना, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपके जो भी फॉर्मूला अभी तक आपने पढ़े थे, जिन जिन में लैम्डा रहेगा वो लैम्डा बाय म्यू रहेगा, जिन जिन में लैम्डा नहीं है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप देख सकते हैं म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो जिसमें लैम्डा ऊपर आ रहा होगा वो क्वांटिटी कम होती जाएगी, और जिसमें लैम्डा नीचे आ रहा होगा उसमें वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस वजह से म्यू ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट हमने यहाँ पे बात करी इसके बारे में। तो अब लाइट के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करें अगर, ठीक है। लाइट आपको एक मोनोक्रोमैटिक होती है, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है कि भाई एक कलर की, वन कलर, ठीक है। डाई या बाइक्रोमैटिक अगर मैं बोलूंगा तो क्या होता है, दो कलर। और तीसरा होता है आपका व्हाइट लाइट ले लेते हैं, ट्राइक्रोमैटिक हो तो फिर बनाने वाली चीज़ है। तो लेकिन अगर तुम बोलोगे फिर एक व्हाइट लाइट को हम देखते हैं, व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है, व्हाइट लाइट का मतलब 7 कलर्स, है ना, या 7 वेवलेंथ, ठीक है। तो इस टाइप की लाइट है। तो अगर लाइट चेंज होती जाएगी तो भी क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क आएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं अभी तो जो भी मैंने अभी केस पढ़ा है सारे के सारे, वो सारे केसेस वैलिड है मोनोक्रोमैटिक, मतलब एक सिंगल लाइट। तो आप सारे लगाओ क्योंकि एक ही लैम्डा आ रहा है ना। लेकिन अगर दो लाइट आ जाए अलग अलग लैम्डा की, तो लैम्डा, अब ये आपके पास तो एक ही लैम्डा है, लैम्डा डी बाई डी, तो उसमें लैम्डा आप डालोगे किसका। तो यहाँ पे हम थोड़ा दिक्कत में आ सकते हैं। तो अभी मैं अगर आपके लिए बोलूँ बाइक्रोमैटिक के लिए, बाइक्रोमैटिक के लिए मतलब मान लीजिए आपकी सिचुएशन ऐसी कुछ है, ठीक है। तो एक लाइट मैंने यहाँ से ऐसी डाल दी जिसका लैम्डा मैंने ले लिया आपका 4500 एंगस्ट्रॉम, कोई भी नॉर्मल डेटा ले रहा हूँ जो ये बुक से ही ले रहा हूँ मैं। लैम्डा 2 आप ले लीजिए 6000 एंगस्ट्रॉम, है ना। अब इसमें आप जब करोगे तो क्या होगा, क्या इंटरफेयर करेंगे, हाँ, सेंट्रल मैक्सिमम आपको यहीं पर ही मिलने वाला है, बिल्कुल सही है। अब क्या होगा, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फाइंड वाई वेयर इनके मैक्सिमा ओवरलैप करें। वो उसमें बोल सकता है पहला मैक्सिमा कर जाए, जो भी मैक्सिमा कौन से ओवरलैप करेंगे उसका वाई बताना है, ठीक है। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं ये ज़रा समझिए, ठीक है। अब इसमें आपको ये बोला है कि अगर मैं बोलूं कि एमएथ मैक्सिमा ऑफ कितना 4500 एंगस्ट्रॉम वाला, है ना, अगर वो कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड मतलब उसका वाई सेम होगा, अगर कोइंसाइड कर रहा है तो भाई वाई सेम होगा ना, दोनों का वाई इक्वेट कर देते, बस और कुछ नहीं है। एनथ मैक्सिमा ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम, तो अगर आप बोलेंगे इसका जो वाई रहेगा वो सेम रहने वाला है, ठीक है। अगर वाई सेम रहेगा तो वाई का वैल्यू आपका क्या होता है, देखो वाई का वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो आपका जो वाई का वैल्यू रहता है वो रहेगा एन लैम्डा डी बाई डी। यहां पे देख लेते वाई का वैल्यू, देखिए हमने अभी निकाला था आपका, आपका y का वैल्यू जो हो जाएगा, ठीक है, तो आपका वो हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी, है ना, एन लैम्डा डी बाई डी होता है। तो अब लैम्डा डी बाई कैपिटल डी का रेशो तो आएगा ही आएगा, तो डी और बाय कैपिटल डी वो तो दोनों तरफ से कैंसिल होने वाले हैं, ठीक है। अब डी और कैपिटल डी तो दोनों के केस में सेम है,
ठीक है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, या पूरा ही लिख देते हैं, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इस केस में आप लिख सकते हैं ओके, तो इसका जो m लैम्डा डी बाय डी दैट शुड बी इक्वल्स टू n, इसको लैम्डा 1 ले लेते हैं डी बाई डी, तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो m लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू n लैम्डा 2 आ गया आपका, है ना। तो m की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो m की तो m है, ये आप 4500 ले लीजिए, और इसकी वैल्यू आपकी n है, इसको आप 6000 ले लीजिए, तो m बाय n का जो रेशो आएगा वो आएगा 6000 बाय 4500। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 15 3 ज़ा 15 4 ज़ा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं m बाय n का वैल्यू कितना आ गया, 4/3। अब 4/3 का मतलब क्या है, अब ध्यान से समझना, क्योंकि अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो एक मतलब कैसे निकालेंगे, कुछ भी हो सकते हैं, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इसकी मल्टीपल वैल्यूज होंगी। तो अब ध्यान से समझना, इस वाले का ये m क्या है 4500 वाला, और n क्या है 6000 वाला, तो 4500 वाले का जो फोर्थ मैक्सिमा होगा वो 6000 वाले के थर्ड मैक्सिमा से ओवरलैप करेगा, समझ में आया। तो लिख देते हैं यहाँ पे फोर्थ मैक्सिमा ऑफ 4500 कोइंसाइड विद थर्ड मैक्सिमा ऑफ 6000, इंटू टू कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना बचपन में, इंटू टू, तो कितना हो गया 8/6, तो 8वां इसका 6th इसका, वो भी ओवरलैप करेंगे। और भी कोई वैल्यू आप देखते जाओगे तो ये सब वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी कि यहाँ पे आपको मैक्सिमा ओवरलैप किए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमें याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको बाइक्रोमैटिक के लिए आ जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें एक सिचुएशन और अगर मैं लेता हूं आपके लिए, मान लीजिए S1 S2 है और इसका D मैंने मान लीजिए 2 लैम्डा ले लिया। ठीक है, अभी कोई भी वैल्यू हो सकती है, और ये आपकी स्क्रीन बन गई है। यहाँ पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा जिसका डेल्टा एक्स 0 रहने वाला है, मतलब एक मैक्सिमा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड नंबर ऑफ मिनिमाज, कितने मैक्सिमा बनेंगे कितने मिनिमा बनेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको करना ये है कि आपको मैक्सिमा और मिनिमास के लिए अगर मैं आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बता दूं यहाँ पे, तो मैक्सिमा और मिनिमा कितने कितने बनेंगे, तो ये रहेगा आपका डी बाय लैम्डा के रेशियो पे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, डी बाय लैम्डा आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डी बाय लैम्डा अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, डी बाय लैम्डा आपका कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, जैसे थोड़ा सा बता दें जो नीट वाले लोग हैं, जैसे 3.2 है, अगर इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो इससे कम वाला इंटीजर जो रहेगा वो रहेगा, जैसे 3। ठीक है, 4.9 रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उसका मतलब भी क्या रहेगा 4 ही रहेगा। ठीक है, इसको 5 मत कर देना, इसे छोटा वाला रहता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकाल लोगे, है ना। और मिनिमा अगर आपको निकालना नंबर ऑफ मिनिमास, तो कितना होगा ट्वाइस ऑफ डी बाय लैम्डा तो निकालना ही है, और उसमें हाफ जोड़ने के बाद इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ब्रैकेट्स नहीं है, ये आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर के हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें निकालना आ गया। जो भी नंबर अगर डेसिमल में दिया रहेगा उससे पहले वाला जो इंटीजर रहेगा वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रहने वाला है। ठीक है, अब जैसे इस केस में अगर मैं निकालूं तो डी बाय लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो आइए वैल्यू निकालते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमा निकालते हैं इस केस में। तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 2 का तो 2 ही हो जाएगा +1, तो कितना हो गया 5 मैक्सिमा आ गया। नंबर ऑफ मिनिमा अगर मैं निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, पहले तो 2 प्लस हाफ कर लो। ठीक है, तो 2 में आधा जोड़ोगे तो 2.5, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 मिनिमा और 5 मैक्सिमा। तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स मैंने आपके लिए यहाँ पे कवर किए YDSE का। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपके लिए मैं अगर ये बोलूँ कि देखिए
क्या कंडीशन है पहले ये समझिए। इसमें दो बेसिक कंडीशन होती है, पहला एंगल बड़ा रहता है और दूसरा एंगल छोटा रहता है। एंगल बड़ा रहेगा तो डेल्टा एक्स डी साइन थीटा होगा, एंगल छोटा रहेगा तो डेल्टा एक्स डी टेन थीटा हो जाता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा एंगल छोटा है? ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको लैम्डा और स्मॉल डी के बीच में रिलेशन देखना है। 99% केसेस में लैम्डा आपका काफ़ी कम रहेगा एज कम्पेयर टू स्मॉल डी, लेकिन अगर सेम लेवल पे आ जाए तो फिर आप उसको डी साइन थीटा से ही सॉल्व करेंगे, डी टेन थीटा से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस काफ़ी आपके हो जाएंगे अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली हो, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको अच्छे से करके जाइएगा। होप दिस लेक्चर मैं आपको होप दिस लेक्चर हेल्प्स यू। थैंक यू।